नमस्कार छात्रों, आज हम अध्ययन करते हैं पाठ 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। लेखक है सुनील शास्त्री। सुनील शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं एवं आप एक राजनेता, कवि और लेखक भी हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, उनकी सादगी, उनकी सरलता, सच्चाई और बरत दुख कातरता आदि गुणों को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर उजागर किया हुआ है। चलिए अध्ययन करते हैं ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। संस्मरण में यहाँ पर सुनील शास्त्री जी ने कुछ इस प्रकार से बताया हुआ है कि इस समय यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका देहांत हो चुका है और उसके देहांत के बाद यहाँ पर क्या हुआ था, सुनील शास्त्री जी पर क्या गुजरी, इस पर उन्होंने सबसे पहले प्रकाश डाला हुआ है कि जब प्रधानमंत्री थे यानी सुनील शास्त्री जी के पिताजी थे, उस समय उन्हें जिंदगी में कभी अभाव यानी कमी महसूस नहीं हुई और उन्हें अब इस समय बैंक में नौकरी करनी पड़ी है। लेकिन जब उनके पिताजी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पुलिस मंत्री थे, उसके बाद वे गृह मंत्री बने और हर सीढ़ियां पार करते हुए वे धीरे धीरे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री भी बन गए। उस समय ये जो बच्चे थे वे छोटे थे, इसीलिए उनकी कुछ कल्पनाएं अलग से थी। जैसे कि यहाँ पर सुनील शास्त्री जी और उनके भाई चाहते थे कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रधानमंत्री के सुपुत्र हैं, इसीलिए हमारे पास बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा उनके बड़े बड़े सपने हुआ करते थे कि हम कभी मौका मिले तो हमें भी गाड़ी यहाँ पर चलानी चाहिए। इस प्रकार प्रधानमंत्री का घर और उनके बच्चों का होना यहाँ पर कोई मामूली बात नहीं है, ऐसे वो सोचा करते थे। और एक दिन जब उन्हें मौका मिला तो सुनील शास्त्री जी ने यहाँ पर अपनी हिम्मत दिखाई और सीधे उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर से कहा और जो गाड़ी थी इम्पाला यानी सरकारी गाड़ी लेकर वे घर के बाहर चल पड़े। शास्त्री जी के दो सुपुत्र सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री इम्पाला शेवरलेट लेकर चल पड़े। मन ही मन सोच रहे थे, क्या शान की सवारी है। बदन में झुरझुरी आने लगी, एक सनक सी आने लगी और जहाँ पर खाना खाना था वहाँ पर ये पहुँच गए। बातचीत में इतने तल्लीन हो गए कि समय पर ध्यान नहीं रहा और देर हो गई। अचानक से उन्हें ध्यान आया, बाबूजी घर आ गए होंगे। वैसे ही तुरंत वे इम्पाला शेवरलेट लेकर तुरंत वहाँ से चल पड़े और घर की तरफ दौड़ पड़े। और इस प्रकार घर के पास आने के बाद उन्होंने फाटक से बाहर ही क्या कर दी, गाड़ी रोक दी। वहाँ पर संतरी यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड था वो वहाँ पर खड़ा था। उससे उन्होंने हिदायत का मतलब सूचना दे दी। सैल्यूट वैल्यूट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये सुनील जी जानते थे सैल्यूट वैल्यूट करते समय आवाज़ होगी, गेट खोलते समय भी आवाज़ होगी, इसीलिए बाबूजी को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं करनी थी। इसीलिए उन्होंने उसे इस बात करने से मना कर दिया। धीरे धीरे गेट खोल दिया और धीरे से उसे बंद करने के लिए कहा। अगर बंद करते समय आवाज़ होती है तो गेट बंद मत करो, ऐसी भी हिदायत यहाँ पर सुनील जी ने दी। और बाबू के डर मारे उन्होंने ये सारी बातें की थी और धीरे से उन्होंने क्या किया, पीछे से रसोई घर के दरवाजे से वे घर में घुस गए और अंदर जाते ही उन्हें अम्मा मिली। अम्मा मिलने के बाद उन्होंने सीधा उनसे कहा, बाबूजी आए हैं। अम्मा ने कहा, आ भी गए हैं। आपके बारे में उन्होंने पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। बच्चों को आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। सीधा दोनों भाई
अपने कमरे की तरफ चले गए और उन्होंने नौकर को हिदायत दी कि कल देर तक हमें कोई ना उठाए। और इस प्रकार बच्चे रात के समय नींद के साथ सो गए। दूसरे दिन की घटना कुछ इस प्रकार हुई कि सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने अचानक से दरवाजा खटखटाया। बच्चों की नींद टूटी तो वे गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में ही कहा कि देर रात से हम आए हैं और अभी थोड़ी देर और सोना चाहते हैं, सोने दो। यहाँ पर बच्चे सोच रहे थे कि शायद नौकर चाय लेकर आया है, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं हुई और धीरे धीरे दरवाजे पर फिर से दस्तक यानी कि आवाज होने लगी। सुनील जी बिगड़ गए और बिगड़े हुए मूड की अवस्था में वे दरवाजे की तरफ बड़बड़ाते हुए दौड़ पड़े। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने लाल बहादुर जी खड़े थे, बाबूजी खड़े थे। अब बाबूजी से उन्होंने तुरंत माफ़ी मांग ली और कहा कि मैं नींद में था और नींद में ही ये मैं बड़बड़ा गया। बाबूजी ने कहा कोई बात नहीं है, आप आओ, हम एक साथ चाय पीते हैं। सभी के सभी चाय पीने के लिए हाथ मुंह धोकर चाय के टेबल पर आ गए। यहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी तर्क नहीं लगा रहा था कि बाबूजी इस समय क्या करने वाले हैं। कुछ देर बाद बाबूजी ने चाय पीते पीते यहाँ पर बच्चों से कहा कि तुम्हारी अम्मा ने कहा कि तुम रात में बड़ी देर से आए हो, कहाँ गए थे? तो बच्चों ने जवाब दिया, हमारे किसी मित्र ने हमें खाने के लिए न्योता दिया हुआ था तो हम वहाँ पर ही गए थे। बाबूजी ने कहा, आप तो गए थे, लेकिन जो हमारी खुद की अपनी जो फिएट गाड़ी है वो तो बाहर ही खड़ी थी, तो आप कौन से वाहन से गए? इस समय बच्चों को सच बताना पड़ा कि हम आपकी सरकारी इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बाबूजी बोले, ओ तो आपको बड़ी गाड़ी में बैठने का शौक है। इस प्रकार यहाँ पर बाबूजी ने बच्चों को क्या किया कि उनसे उन्होंने जो सच बात है वो उगलवाई। बाबूजी इम्पाला का प्रयोग न के बरोबर ही करते थे, यानी केवल स्टेट गेस्ट आने पर ही ये घर से बाहर निकाली जाती थी। इस प्रकार बच्चों का इम्पाला का जो गलत उपयोग किया गया ये बाबूजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने अपनी नाखुशी यहाँ पर जताई। और इस प्रकार यहाँ पर उन्होंने तुरंत ही गाड़ी के ड्राइवर को बुला लिया और उससे पूछा, क्या तुम लॉग बुक रखते हो? लॉग बुक का मतलब होता है ये जो सरकारी गाड़ी है ये दिन में कितनी किलोमीटर तक चली है और किसके लिए चली है, इसके बारे में जानकारी लिखने वाली जो बुक होती है उसे लॉग बुक कहते हैं। तो यहाँ पर ड्राइवर ने तुरंत उत्तर दिया, जी हाँ, मैं सब कुछ लिखता हूँ। तो बाबूजी ने उसे कहा कि कल ये गाड़ी इन लोगों ने कितनी चलाई? तुरंत ड्राइवर बोल पड़ा, जी 14 किलोमीटर। उन्होंने बाबूजी ने उसे हिदायत यानी सूचना दी कि उस लॉग बुक में लिख लो कि 14 किलोमीटर गाड़ी का निजी उपयोग हुआ है। निजी यानी हमारे खुद के लिए उपयोग हुआ है। और फिर उन्होंने उसके बाद अम्मा जी को वहाँ पर बुलाया और उनसे कहा कि सहाय साहब यानी लाल बहादुर शास्त्री जी के जो सचिव थे उनसे कहना कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर के जितने पैसे होते हैं उतने जमा कर दो। इस प्रकार उन्होंने कहना ही था कि अनिल और सुनील की आंखें इतनी भर आई कि वे फूट फूट कर रोने लगे। इस प्रकार यहाँ पर सुनील और अनिल जी के जीवन में एक गहरा अनुभव उन्होंने पा लिया कि
सरकारी पद पाने के बाद भी किसी भी वाहन का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आगे जाकर सुनील शास्त्री जी के बच्चे भी जब पाठशाला जाने लगे, तब सुनील शास्त्री जी ने यह अनुभव कायम अपने मन में रखा और वे हमेशा अपने बच्चों को साइकिल से भेजा करते थे। तो कभी कभी जब बारिश होती तब रिक्शा से भेजा करते थे। वे बच्चे अपने पिताजी से कहते कि पिताजी, हमारे पास भी सरकारी इम्पाला शेवरलेट गाड़ी है, तो आप उससे हमें क्यों नहीं भेजते। सुनील जी की यहाँ पर हालत पतली हो जाती। वे अपना कलेजा चीरकर ये बात उन्हें नहीं समझा सकते थे, क्योंकि ये जो बच्चे थे ये बच्चे अत्यंत छोटे थे। लेकिन इस प्रकार उन्होंने ये अनुभव अपने जीवन में संजोगा और संवारा। प्रस्तुत संस्मरण में यहाँ पर सुनील जी ने बचपन की एक और सुंदर दास्तान यहाँ पर बताई है। दोनों भाइयों में पिताजी के काम करने की होड़ यानी स्पर्धा लगी रहती थी कि कौन सा भाई पिताजी का कौन सा काम अत्यंत सुंदर तरीके से करता है। एक बार बापूजी ने मुझे यानी सुनील जी को यहाँ पर कहा था कि मेरी अलमारी तुम साफ कर लेना और उसे ठीक कर देना। उस समय सुनील जी जैसे ही पाठशाला से वापस लौटे, उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया और फिर जब ये अलमारी साफ सुथरी हो गई तब उन्होंने पिताजी से कहा कि पिताजी देखिए, मैंने आपकी अलमारी किस प्रकार साफ की है। पिताजी खुश थे, लेकिन उन्होंने सुनील जी से पूछा, अरे अलमारी तो साफ कर दी, पर मेरे जो कुर्ते थे वो कुर्ते तुमने कहाँ रखे हैं। सुनील जी ने कहा, अरे पिताजी, ये कुर्ते भी कोई कुर्ते हैं भला, वो तो फट चुके थे, इसीलिए मैंने सभी को इकट्ठा करके अम्मा के पास उसे दे दिया है। तभी पिताजी ने तुरंत सुनील जी को समझाया, बेटा ये कौन सा महीना चल रहा है बताओ। सुनील जी तुरंत बोल पड़े, जी अक्टूबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है। पिताजी ने आगे कहा, देखो बेटा, आगे नवंबर आने वाला है और जैसे ही नवंबर आता है वैसे ही जाड़े की शुरुआत होती है। जाड़ा यानी कि ठंड की शुरुआत होती है, तब ये फटे हुए कुर्ते काम आएंगे और ऊपर से मैं जब कोट पहन लूँगा तब ये फटे कुर्ते दिखाई नहीं देंगे। देखिए यहाँ पर शास्त्री जी की अत्यंत सुंदर बात यहाँ पर हमारे ध्यान में आ रही है कि किस प्रकार से शास्त्री जी ने अपना जीवन बिताया हुआ है। देखिए, पंत प्रधान होने के बावजूद भी हर एक चीज़ की कीमत उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर लगाई है या वसूल की हुई है। और एक बात का यहाँ पर सुनील जी ने जिक्र किया है कि बाबूजी हमेशा कहते थे ये सब खादी के कपड़े हैं और खादी के कपड़े अत्यंत मेहनत से बनते हैं, इसीलिए हमें इसका एक एक सूत का उपयोग अपने जीवन में करना चाहिए। इसीलिए जब कुर्ते बहुत ज़्यादा फट जाते तो शास्त्री जी उन्हें अम्मा के पास देकर उसे कहते कि इनके तुम रुमाल बना दो। इस प्रकार यहाँ पर शास्त्री जी ने अत्यंत सुंदर तरीके से बात बच्चे को समझाई। शास्त्री जी का एक अत्यंत सुंदर गुण था कि वो अपने आप इस प्रकार सामने वाले को आकर्षित कर देते थे कि सामने वाला उनके व्यक्तित्व को देखकर ही आकर्षित हो जाता था और खुद को उनके साथ बांध लेता था। शास्त्री जी की जो पत्नी थी ललिता जी, वो भी इसी प्रकार शास्त्री जी से बंधी हुई थी। इसीलिए यहाँ पर अम्मा जी ने एक अत्यंत सुंदर किस्सा बताया है उनके जीवन का। जब शास्त्री जी की और ललिता जी की शादी हुई थी, उस समय
चढ़ावे के नाम पर यानी शादी में उन्हें यहाँ पर बहुत सारे सोने के गहने आए थे। इसके अलावा वे जब नई नवेली दुल्हन थी तब नई नवेली दुल्हन को जितने भी रिश्तेदार नाते वाले लोग देखने आए, सभी ने कुछ ना कुछ सोने का गहना उन्हें भेंट के स्वरूप में दिया था। लेकिन जैसे ही शादी के कुछ दिन यहाँ पर बीत गए, उस समय क्या हुआ कि शास्त्री जी के जो भाई थे उन्हें किसी व्यापार में घाटा लगा, यानी कि नुकसान हुआ, और उन्होंने ये बात शास्त्री जी से कही। उस समय शास्त्री जी ने यहाँ पर ये घाटे की जिम्मेदारी अपनी ही जिम्मेदारी समझ ली और उसे वहाँ पर उन्होंने ठीक करने के लिए ललिता जी से इस बात का जिक्र किया कि मुसीबत आ पड़ी है, उसकी और हमारी एक ही मुसीबत है और मुझे तुम्हारे ये गहनों की अब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पैसों की अत्यंत ज़रूरत यहाँ पर भाई को आ पड़ी है। उस समय हम सब जानते हैं कि औरतों को गहनों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, प्रेम होता है, लेकिन ललिता जी इतनी उनसे बंध चुकी थी कि उन्होंने तुरंत केवल अपने सुहाग वाले गहने यानी कि टीका, नथुनी और बिछिया रख ली और बाकी सारे गहने उन्होंने शास्त्री जी को बेचने के लिए दे दिए। दूसरे दिन शास्त्री जी वापस ललिता जी से बात करने के लिए आए तो उन्होंने कहा, तुम जब मैके जाओगी तब उस समय सारे लोग तुम्हें पूछेंगे कि इतने सारे गहने विवाह में आए थे, कहाँ है, आप बताओ, आप क्या उत्तर दोगी। तब यहाँ पर ललिता जी ने उनसे कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जो मेरा सुहाग का गहना है वो तो मेरे सामने यहाँ पर है, वही मेरा महत्वपूर्ण गहना है और मैं उन लोगों से कह दूंगी कि गांधी जी का यहाँ पर हमने अनुकरण किया है, इसीलिए हमने गांधी जी के कहने के अनुसार गहने पहनने छोड़ दिए हैं, तो लोग भी यहाँ पर बिल्कुल शंका नहीं लेंगे और इस प्रकार आप ही मेरे गहने हो। ऐसा कहकर उन्होंने क्या किया कि बाबूजी को यहाँ पर महत्व दिया और इस प्रकार अपना उनसे लगाव यहाँ पर हमें दिखाई देता है। इस प्रकार अत्यंत सादगी और सुंदर तरीके से इन दोनों ने अपना जीवन बताया और इस प्रकार यहाँ पे सदा सुखी रहने वाले ये जो शास्त्री थे उनका हमें जीवन में आदर्श लेना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद छात्रों।